Good morning class 7. So in today's video we are going to read about the types of democracy in detail and then we will move towards the decision making. Okay. So as you all know that there are two types of democracy. Okay. Direct democracy and indirect democracy. Indirect democracy is called representative democracy. Okay. So देन वी मैंने इन दोनों की मीनिंग को हम एलोबरेट फॉर्म में रीड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया इन हिंदी या फैसला लेने की प्रक्रिया. व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, सो हियर स्टूडेंट इज रिटन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इन स्विट्जरलैंड एज इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ. But Switzerland gives its citizens the chance to take a direct part in decision making as well. यानी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यानी प्रजातांत्रिक देशों में क्या होता है, लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी नेताओं को, प्रतिनिधियों को इलेक्ट यानी चुनते हैं टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ यानी उनकी तरफ से निर्णय लेने के लिए, फैसला लेने के लिए. बट स्विट्जरलैंड में क्या होता है, और भी देश होंगे, यहाँ पर स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल दिया है. ये क्या करता है, इस कंट्री में कैसे गवर्नमेंट चलती है. दिस कंट्री और वी कैन से स्विट्जरलैंड गिव्स इट्स सिटीजन द चांस टू टेक अ डायरेक्ट पार्ट इन डिसीजन मेकिंग एज वेल. इस देश में लोगों को डायरेक्ट पार्ट दिया जाने, सीधे सीधे लोगों से राय मांगी जाती है किसी कानून को बनाने के लिए. हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है. हमारे लोगों से वोट डलवा दिए जाते हैं, लोग वोट डाल के अपनी राय जता देते हैं, फिर जो नेता बनते हैं वो लोग अपने हिसाब से जो है कोई भी लॉ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमको वहाँ नहीं जानना कानून बनेगा तब, ठीक है. लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है. वहाँ पर सीधे सीधे लोगों से पूछा जाता है कि ये बनाना है, नहीं बनाना, इसको ऐसा बनाए, कैसा बनाए. ऑल्सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज बाय नो मीन्स यूनिक टू स्विट्जरलैंड. इटली एंड मेनी यूएस स्टेट्स आर अमंग दोज हु ऑल्सो गिव वोटर्स एन इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग रोल. यानी खाली स्विट्जरलैंड की बात नहीं, इटली है और भी कुछ यूएस स्टेट यानी अमेरिका में भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है. द स्विस सिस्टम इज प्रोबेबली द मोस्ट एक्सटेंसिव इन द वर्ल्ड. पर सबसे बड़े लेवल पर अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसी देश में है तो वो स्विट्जरलैंड है. अब इन स्विट्जरलैंड में क्या होता है, स्विस सिटीजन, वहाँ के जो नागरिक हैं, कैन आइदर प्रपोज लेजिस्लेशन ऑफ देयर ओन, या तो वो खुद अपना कोई कानून बनाकर लोगों गवर्नमेंट को देते हैं कि आप इस पर बनाइए, और थ्रू आउट लेजिस्लेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, या जो पार्लियामेंट ने बना दिया है, ठीक है, उसको जो है वो फॉलो करते हैं. और वहाँ की पार्लियामेंट किसी कानून को तभी रोक सकती है जो लोगों ने अगर एग्री कर दिया है, जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी उस कंट्री के नियम यानी स्विट्जरलैंड के संविधान के खिलाफ हो, ओके, या कोई इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई उल्लंघन करता हो. अगर ऐसा कोई कानून लोग बना कर दे रहे हैं या उसको एग्री करके दे रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट उसको रोक सकती है, ठीक है. ये वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट मिले हुए हैं. यानी लोगों का सीधा सीधा पार्टिसिपेशन है कानून बनाने की प्रोसेस में, इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन स्विट्जरलैंड, ओके. बट इन आवर कंट्री, अगर इंडिया का एग्जांपल है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे लीडर चुनते हैं वोट देकर, और वो हमारी तरफ से जो है वहाँ पर लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वहाँ पर जाकर काम करते हैं, वहाँ पर जाके कानून बनाना, सुधारना, ये सब करते हैं. The majority rule is often described as a characteristic feature of democracy. अब डेमोक्रेसी में रूल कौन करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द मेजोरिटी रूल, यानी जिसको द वन हु गोट, जिसको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, आधे से ज़्यादा जो वोट मिलते हैं ना, नंबर्स या फिगर्स मिल जाते हैं, मैजिकल फिगर जिसको बोलते हैं, यानी मेजोरिटी रूल, तो वो लोग जो है रूल करते हैं. मान लीजिए कोई पार्टी, उसको आधे से ज़्यादा एक सीट मिल जाएगी तो वो जो है रूल करेगी, उसकी सरकार बन जाएगी. कहाँ पर होता है ये, डेमोक्रेसी में, ठीक है. एन एसेंशियल प्रोसेस इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज कॉम्पिटिटिव इलेक्शन. अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कौन जो है, हम बोल रहे हैं कि हमारे लीडर हम चुनते हैं वोट डाल, तो कौन जो है इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगा. इसके लिए कॉम्पिटिटिव इलेक्शन यानी सब लोगों को लिए ओपनली इलेक्शन खोल दिया जाता है कि कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि लाइक इतनी एज होना चाहिए, है ना, इस तरह से वो उसमें लिखा है कि भाई उसे
इंसॉल्वेंट, दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कर्जदार नहीं होना चाहिए। मैंने कर्जदार का यहाँ पर मीनिंग हो गया कि ऐसा कर्जदार जो किसी से पैसे तो ले लेता लेकिन चुका नहीं पाता, तो कोर्ट में जाकर अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा देता है कि मैं अब एबल नहीं हूँ ये पैसा चुकाने के लिए। ऐसे इंसॉल्वेंट या सेडिशन एक्ट के चार्ज, यानी देशद्रोह के किसी पर आरोप लग जाते हैं देश के खिलाफ अगर उसने कोई काम किया, या वो मान लीजिए मेंटल अनसाउंडेड माइंड है तो भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो डेमोक्रेसी में मेजोरिटी रूल होता है, यानी जिसको आधे से ज़्यादा नंबर या सीट्स मिलती है वो सरकार बनाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इलेक्शन करवाए जाते हैं, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो भी फेयर होना चाहिए, मतलब धोखाधड़ी नहीं होना उसमें। साथ ही साथ इलेक्शन जो होते हैं वो फेयर और इम्पार्शियल, यानी बिना भेदभाव रहित होना चाहिए। ओके, किसी एक पार्टी एक नेता के हित में फेवर में जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट नहीं करवा सकता, गवर्नमेंट वोट नहीं करा सकती। वोटर जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से किसी को भी दे। फर्दर, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में मेजोरिटी रूल होता है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अगर है आपके यहाँ, जो कि डेमोक्रेसी का एक टाइप है, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर आपके यहाँ है, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव इलेक्शन होंगे, कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, ठीक है। फ्री का मतलब हो गया जनता से पैसा नहीं लिया जाता उसके लिए, और फेयर इलेक्शन होंगे, यानी फेयर एंड इम्पार्शियल का मतलब हो गया बिना कोई भेदभाव जो है चुनाव होंगे वहाँ पर। और फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, लोग अपनी राय जो है अपने हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है, उनको आज़ादी होगी इस बात की, तो किसी को भी अपना जो है लीडर चुने। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको होगी, यानी वो अपनी बात को रख पाए। फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी वो प्रेस में जो है वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब वो मीडिया को जो है आज़ादी होगी, वो अपने हिसाब से लिख सकता है देश के लिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स। आर द इसेंशियल सो दैट सिटीजन आर एबल टू वोट इन देयर पर्सनल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जरूरी है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारी चीज़ें जरूरी है। क्या जरूरी है कि फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन हो, कॉम्पिटिटिव इलेक्शन हो, लोगों को जो है फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हो, वो अपनी मर्जी से अपनी बात रख पाए कि किसको देना है नहीं देना, उनकी मर्जी बोले तो भी नहीं उनकी मर्जी, नहीं बोले तो भी उनकी मर्जी। फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्हें हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी मीडिया भी जहाँ पर स्वतंत्र हो अपनी बात रखने के लिए, जनता तक पहुँचाने के लिए, कि वो बता पाए कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है ना। और इस तरह की चीज़ें जो हमें कहाँ देखने को मिलती, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि हमारे देश में है। नाउ वी आर मूविंग टू रीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया, ये क्या होता है। अब यहाँ तक की बात तो हमने पढ़ ली कि डेमोक्रेसी में ऐसा ऐसा होता है, चुनाव होता है और हमारे इलेक्शन के थ्रू हम हमारे लीडर को, रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके क्या करते हैं, क्या एरोप्लेन में बैठकर किसी और कंट्री में चले जाते हैं, क्या इनका काम होता है। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट, ओके, सो लेट्स रीड फ्रॉम योर बुक। In a democratic type of government like India, all the decisions are taken by the three organs of the government. भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में सरकार द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं वो जो है सरकार के 3 अंगों के द्वारा, 3 ऑर्गन्स जो होते हैं गवर्नमेंट उनके द्वारा लिए जाते हैं। वो 3 ऑर्गन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर जो है वो होते हैं विधायिका यानी कानून बनाने वाले, हु मेक्स लॉज। एग्जीक्यूटिव जो लॉ बने हुए, लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए उनको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव्स का। और जुडिशरी का क्या काम है कि इन्होंने जो रूल बनाया है, कानून बनाया है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या नहीं बनाया, और इन्होंने जो रूल जो अप्लाई कर रहे, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लॉ, ये जो है वो सही ढंग से अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी इन दोनों पर कंट्रोलिंग रखना किसका काम है, जुडिशरी का। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चेक अपॉन करते हैं, यानी उसको देखते हैं कौन, जुडिशरी ने न्यायालय देखते, न्यायतंत्र, इसमें जज आते हैं, कोर्ट आते हैं, पुलिस आती है, ठीक है। नाउ दीज इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स, ये तीनों ऑर्गन इंडिपेंडेंट यानी अपने आप में स्वतंत्र, अपने फैसले, मतलब एग्जीक्यूटिव नहीं बोलेंगे लेजिस्लेचर को कि ऐसा कानून बना, ठीक है। जुडिशरी नहीं बोलेगी इनको, जुडिशरी का काम है कि लॉ को रिव्यू करना, उसको देखना कि सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है कि वो कानून बना दे, उनका काम है इन्होंने जो बनाया उसको एग्जीक्यूट कैसे करना अच्छे से। समझ में आया आपको। यानी तीनों ऑर्गन अपने आप में, गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन है, 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये अपने आप में फ्री है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है फैसले लेने के लिए,
इनका अपना अपना काम है। These independent organs of the government carry all the work of the government. They work in accordance with the rules and regulation. ये with the rules and regulation का मतलब हो गया कि कानून और नियम के हिसाब से काम करते हैं, नियम और कानून के हिसाब से। लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत के संविधान में बताए गए ऐसे नियम ऐसे कानून। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिमार्केटेट्स द पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ ये बताता है, डिमार्केट्स का मीनिंग हो गया है वर्णन करना, यानी संविधान सीधे सीधे बताता है कि इन तीनों ऑर्गन का जो है क्या काम होगा और इनका ज्यूरिसडिक्शन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को बताता है कि इन तीनों ऑर्गन का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों के जो है फंक्शन क्या होंगे और इनका ज्यूरिसडिक्शन यानी इनका क्षेत्र दायरा क्या होगा, ये कहाँ कहाँ तक काम कर सकते, किस सीमा तक कर सकते। द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर्स की जो है सबसे बड़ी ड्यूटी है, जो होती है फोरमोस्ट मतलब परम कर्तव्य, सबसे बड़ा काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इज टू मेक लॉज, यानी कानून बनाना। द लेजिस्लेचर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सिटीजन्स। जो कानून निर्माता होते हैं वो नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। बिकॉज क्योंकि वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। क्योंकि हमारे जो लेजिस्लेचर का जो एक हाउस है, वैसे दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा अपर हाउस है और लोअर हाउस है लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा जो है डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, सीधे सीधे लोग जो है अपने लीडर को चुन के उसमें बैठते हैं। यानी लोकसभा के जो एमपी होते हैं वो चुनाव कॉम्पिटिटिव इलेक्शन में आते हैं और पब्लिक वोट करती है, इलेक्शन विन करते हैं, जीतते हैं और फिर वहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर, लोकसभा में। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, राज्यसभा के मेंबर दूसरे इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो लोकसभा के जो लेजिस्लेचर हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होने की वजह से जो है, जो कि पीरियोडिक इलेक्शन होता है, यानी हर 5 साल के बाद जो है ये इलेक्शन होता है लोकसभा वाला, लोकसभा के एमपीज यानी सांसदों के लिए जो चुनाव होता है। ओके, इट्स इलेक्टेड मेंबर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल कहे जाते हैं, यानी लोगों के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं इन एमपी से, ठीक है। नाउ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने क्लास 6 में भी रीड किया है, सिविक्स में चैप्टर 1 और 2 में। अब आप ये देखिए, प्रीएम्बल जो होती है गाइडलाइन होती है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है या कैसा होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है कि हम जो लोग हैं भारत के, ओके, solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all to its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation। मतलब इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, भारत को एक संप्रभु राष्ट्र, सोवरेन यानी संप्रभु, जिस पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं होगा, सोशलिस्ट यानी समाजवादी होगा, ठीक है, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष होगा, सभी धर्म बराबर होंगे, डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक होगा, रिपब्लिक यानी लोगों से मिलकर बना हुआ होगा। मतलब जो रिपब्लिक का मीनिंग हो गया, जो मुखिया होगा वो लोगों के द्वारा चुनाया गया होगा। डेमोक्रेटिक का मीनिंग हो गया सबका हिस्सा होगा, सब पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट बनाने में। प्रजातांत्रिक होगा, ठीक है। और रिपब्लिक का मीनिंग हो गया कि कोई भी पोस्ट जो होगी हमारे रूलर्स की वो हेरिडिटरी नहीं होगी, यानी एक ही घर के, एक ही फैमिली के लोग नहीं बनेंगे हमेशा के लिए। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स, और सारे देश के लोगों की रक्षा, उनको न्याय देने के लिए, ठीक है, जो कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह का होगा। लिबर्टी ऑफ थॉट यानी विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ यानी मान्यताओं की स्वतंत्रता, फेथ यानी विश्वास की स्वतंत्रता, एंड वर्शिप यानी उनके धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता, और इक्वलिटी ऑफ स्टेट यानी सबका बराबर सम्मान, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी सबको बराबर मौके, एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, और सबके बीच मध्य में भाईचारा फैलाने के लिए, ओके, एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और सबकी व्यक्तिगत सम्मान को ध्यान में रखते हुए, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए आज जो है 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को हम जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को एडॉप्ट करते हैं, यानी इसको हम जो है इसको अपने अंदर स्वीकार करते हैं और एनेक्ट यानी लागू करते हैं
द एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब अपने आप को देते हैं, यानी अपने खुद के लिए जो है स्वीकार करते हैं। ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी बुक समझ लीजिए, जैसे आपकी बुक में बहुत सारे पेज है, लेकिन बुक में आपको जो है एक इंडेक्स, जैसे ये पेज है प्रीफेस वाला, है ना, तो ये जो प्रीफेस होता है ये एक तरीके से इस बुक की क्या है, प्रीएम्बल है। इस प्रीफेस में वो सब लिखा हुआ कि ये बुक कैसी है, इसमें क्या क्या है, और आप क्या सजेशन दे सकते हो। समझ में आया आपको? यानी इस पेज पर, इस प्रीफेस वाले सेक्शन में सारी डिटेल है कि ये बुक कैसी। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन है, ठीक है। कौन? प्रीएम्बल। उसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन यानी रूल्स एंड रेगुलेशन यानी लेजिस्लेशन यानी आप बोल दीजिए कानून बनते हैं, ठीक है। कोई भी कानून अगेंस्ट द प्रीएम्बल नहीं हो सकता। हमारे देश की जो प्रीएम्बल है, संविधान की जो प्रीएम्बल है, उसके खिलाफ जाकर जो है कोई कानून नहीं बना सकते हमारे लीडर्स। जैसे हमने पढ़ा ना कि लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो वो तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं वो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया तो क्या करेंगे, फिर कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट खुद भी जो है, कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो उनको रोकेगा, वो मना कर देगा, पब्लिक में वो बताएगा कि नहीं ये कानून जो है बनाया, जो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है ये गलत बनाया है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये देश के संविधान के हिसाब से नहीं है। और अगर जुडिशियरी ने, कोर्ट ने नहीं बताया तो फिर क्या करेंगे? तो सब लोग पढ़े लिखे आजकल, तो हम सब भी लोग एजुकेटेड है, हम भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई लॉ अगर बन रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, हमारे प्रीएम्बल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है ना। नाउ द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, यानी जो कानून लेजिस्लेचर बनाते हैं उनको लागू करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। बट नाउ डेज, यानी आज के जो वर्तमान जो दिन है, अभी का जो जमाना है, दौर है, इसमें क्या हो रहा है, ये सिनेरियो बदल गया है। नाउ द एग्जीक्यूटिव एक्टिवली लीड्स इन ऑल डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज, यानी एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर का काम करते हैं, यानी उनका भी पार्टिसिपेशन होता है लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने में, ठीक है। एंड विच आर ऑल्सो अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेचर लेटर, और इनको जो है लेजिस्लेचर अप्रूव भी कर देते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव भी लॉ बनाकर दे देते हैं, या ऐसा इस तरह का लॉ बनाना चाहिए, ऐसा बिल ये बनाकर दे देते हैं, तो लेजिस्लेचर लोग उसको रीड आउट करके उसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ऐसा भी आजकल देखने को होता है। ओके, नाउ द एग्जीक्यूटिव विच इज आंसरेबल टू ऑन द एग्जीक्यूटिव विच इज आंसरेबल टू द पीपल टेक्स मेजर डिसीजन रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ये आंसरेबल होते हैं लोगों के लिए। द एग्जीक्यूटिव्स जैसे मिनिस्टर, मंत्री होते हैं, ठीक है, ये या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये लोगों के लिए आंसरेबल होती है। टेक्स मेजर डिसीजन रिलेटिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कैसे काम करती है इसके लिए ज़्यादातर फैसले जो है वो लेते हैं। कौन लेते हैं? एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं। एनी रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव वे में लीड टू डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट। और एग्जीक्यूटिव यानी कोई, मान लीजिए कोई मिनिस्टर है गवर्नमेंट का, अगर वो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद जो होती है, अगर गलत फैसला ले लेगी तो इससे गवर्नमेंट का डाउनफॉल यानी सरकार गिर सकती है, उसको रिजाइन करना पड़ता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्यूर, यानी इसकी अवधि यानी इसका कालखंड, इसका जो समयावधि होती है 5 साल की हमारे देश में तो जनरल, उससे पहले ही सरकार गिर सकती है। डाउनफॉल यानी सरकार का गिर जाना, खत्म हो सकती है, फिर से चुनाव होंगे या प्रेसिडेंट रूल होगा अगली गवर्नमेंट की। नाउ द गवर्नमेंट वर्क्स इज एक्सटेंडेड इन वेरियस फील्ड, गवर्नमेंट कई क्षेत्रों में काम करती है। ऑल द इलेक्टेड मिनिस्टर्स आर हेल्प्ड बाय द एक्सपीरियंस्ड सिविल सर्वेंट्स। अभी जितने भी मंत्री बनते हैं ना, इनको जो है, ये जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनको हेल्प कौन करता है? कौन इनकी मदद करता है? सिविल सर्वेंट्स, यानी सिविल सेवा के जो कर्मचारी होते हैं, जो IAS, IPS, IFS इस तरह की एग्ज़ाम, इंडिया लेवल की सिविल सर्विस एग्ज़ाम को पास करके आते हैं, वो इनको हेल्प करते हैं सेक्रेटरी बनकर या कलेक्टर के फॉर्म में, या और भी बहुत सारे। द सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स हु आर सिलेक्टेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैंने अभी हाल आपको बताया कि इनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, उसको पास करके ये लोग आते हैं। आर वेल ट्रेंड, इनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड के, जिस फील्ड में के लिए उनको भेजा जा रहा है, जिस काम के लिए उनको भेजा रहा है। दीज ब्यूरोक्रेट्स, ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं इनको ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते हैं, अधिकारीगण। कॉन्स्टिट्यूट द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये भी एक तरीके के एग्जीक्यूटिव ही है भाई। कलेक्टर भी रूल को ही लागू करता है, लेकिन कलेक्टर जो है वो, तो कलेक्टर क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव हो गया, लेकिन वो नॉन पॉलिटिकल यानी वो चुनाव लड़कर नहीं आया है,
एक मंत्री जो है, मान लीजिए कि गृह मंत्री पुलिस विभाग का काम देखता है, तो वो है तो एग्जीक्यूटिव, लेकिन वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आया है, पहले चुनाव जीत कर आया है, फिर उसको जो है मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने उसको मंत्री बना दिया, उसको जो है कैबिनेट में ले लिया, ठीक है। तो वो तो जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गया, मतलब जो एग्जीक्यूटिव का मतलब जो रूल्स को लागू करते हैं, जो रूल लेजिस्लेचर ने बनाए उनको लागू करवाने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव यानी मंत्री को होता है। बट कुछ एग्जीक्यूटिव ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिकल नहीं होते, नॉन पॉलिटिकल होते, लाइक यानी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कलेक्टर का एग्जांपल दिया, या कोई सेक्रेटरी होता है किसी डिपार्टमेंट का, ये नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करके आते हैं। अब इसमें क्या होता है, दे डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं, इट बिकॉज दे हैव टू सर्व द गवर्नमेंट, इसलिए इनका काम होता है सरकार की सेवा करना या सरकार की बात मानना, उनके ऑर्डर को फॉलो करना, नॉट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी नेताओं की बात नहीं मानना, ठीक है। यानी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी बात मानना इनका काम नहीं होता, इनका काम होता है गवर्नमेंट की बात मानना। गवर्नमेंट मतलब जो रूल बनाते हैं, जो रूल को एग्जीक्यूट करते हैं, और जो है और जुडिशरी, ये तीन जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों की बात मानना किसका काम होता है? नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी सिविल सर्वेंट्स का, ठीक है। चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, ये सारे जो है सिविल सर्वेंट्स हैं, और ये सिविल सर्वेंट जो है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहे जाते हैं, और इनका काम होता है गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करना, ना कि किसी नेता का, ठीक है। मतलब आप मेरी बात समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि कोई नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या कोई सिविल सर्वेंट या कोई सरकारी अधिकारी सरकार के आदेश को मानेगा, यानी उस रूल को, उस रेगुलेशन को, उस लॉ को, उस कानून को, उस अधिनियम को मानेगा जो लेजिस्लेटिव बॉडी में यानी संसद में या विधानसभा में जो गवर्नमेंट ने पास किया है, लेजिस्लेचर ने पास किया है, उस रूल को मानेंगे, यानी गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर निकलेंगे उन्हीं को ये नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी सिविल सर्वेंट्स मानेंगे, ना कि किसी नेता के इंडिविजुअली ऑर्डर को मानेंगे कि कल से कोई विधायक आके या कोई नेता आके बोल जाए कि ऐसा करो तो ये ऐसा करने लग जाएंगे, यानी वो सिविल सर्वेंट जो उनके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाउ द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज जुडिशरी। अब गवर्नमेंट का तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी। तो पहले दो कौन से थे? तो फर्स्ट हमने पढ़ा लेजिस्लेचर, सेकंड हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के दो टाइप है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब हमने डिस्कस कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो है जुडिशरी, न्याय तंत्र या न्याय व्यवस्था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन टेकिंग इट डिसीजन। भारत के संविधान के अनुसार भारत की जो जुडिशरी है, न्याय व्यवस्था है, वो स्वतंत्र है अपने आप में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। इट सेटल डिस्प्यूट एंड पनिशेस दोज पीपल हु डू नॉट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन। ये विवादों का निपटारा करती है, डिस्प्यूट को सेटल करती है, सुलझाती है, एंड पनिशेस और सजा देती है उन सारे लोगों को हु डू नॉट ओबे, जो बात नहीं मानते हैं, ठीक है, या जो रूल्स को, रेगुलेशन को, कानून नियमों को नहीं मानते हैं। लेट डाउन बाय द लेजिस्लेचर ने, जो लेजिस्लेचर यानी कानून निर्माता ने, विधायिका ने बनाया, यानी संसद ने या विधानसभा ने जो कानून बनाए उनको नहीं मानते हैं, तो उनको पनिशमेंट करने का काम किसका है? जुडिशरी का, ठीक है, यानी न्याय व्यवस्था का या न्याय तंत्र का, जिसमें कोर्ट, वकील, जज और पुलिस होती है, ठीक है। और इनका काम होता है विवादों का निपटारा करना, भी इनका काम होता है, हमें पता है। नाउ इट एंश्योर्स द स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। और तो जुडिशरी जो है गवर्नमेंट को स्मूथ वर्किंग करने में या निरंतर कार्य करने में मदद करती है। इफ द लॉज मेड पास बाय द लेजिस्लेचर आर अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, अगर कोई कानून ऐसा पास किया गया है जो लेजिस्लेचर ने पास किया है, वो पास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पास कर दिया जो लोगों के वेलफेयर एंड कल्याण के खिलाफ है, उनके भले के खिलाफ है, देन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द जुडिशरी कैन डिक्लेयर दीज लॉज एज इलीगल। तो कोर्ट को ये अधिकार है, जुडिशरी को, न्याय व्यवस्था को, न्याय तंत्र को ये अधिकार है, न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो ऐसे कानून को इलीगल यानी असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। और अगर ऐसा कर देगा कोर्ट, तो जो है लोग उसे फॉलो ही नहीं करेंगे, वो किसी पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। जुडिशरी इज फ्री टू कंट्रोल बोथ लॉ मेकिंग एंड लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज। जुडिशरी जो है लॉ मेकिंग यानी लेजिस्लेचर
और लॉ इम्प्लीमेंटिंग यानी एग्जीक्यूटिव, इन दोनों बॉडी से फ्री होती है। इनका जुडिशरी पर कोई दबाव नहीं है, कोर्ट के जज पुलिस इनके ऊपर इन लोगों का कोई दबाव नहीं होता है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है और अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। तीनों ही ऑर्गन एक दूसरे में इंडिपेंडेंट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एपेक्स जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ी, एपेक्स यानी सर्वोच्च, सबसे बड़ी जो न्यायिक संस्था है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट, इन हिंदी उच्चतम न्यायालय। नाउ फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने पढ़ लिया है।